हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम जिस यूनिट की स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स। ये क्लास 12th का सेकंड यूनिट है और इस यूनिट में बेसिकली 3 चैप्टर्स आते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड चैप्टर जो इस यूनिट में आता है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और थर्ड चैप्टर जो इस यूनिट में आता है वो होता है एवोल्यूशन। ठीक है, ये यूनिट नीट के लिहाज से बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि अब से पहले तक इन 3 चैप्टर से या इस अकेली जेनेटिक्स वाली यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 क्वेश्चंस पूछे जाते थे पर ईयर। ठीक है, यानी 4 to 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर आना कंपलसरी है, मतलब आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस इन तीनों चैप्टर से। 4 to 5 क्वेश्चन पर चैप्टर। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टू द पॉइंट एनसीईआरटी होगा या फिर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, इस बात की भी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो जो पढ़ाया हुआ होगा और जो नोट्स प्रोवाइड किए गए होंगे उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में के इस लेक्चर में, इस फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे और एक थीम बनाएंगे इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर को आगे बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक के थ्रू दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो किसका पार्ट है, जेनेटिक्स का पार्ट है। तो पहले जेनेटिक्स समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है इसको समझने के लिए एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी कुछ सवालों के साथ स्टार्ट करती है। एनसीईआरटी को सवाल पूछती है और एनसीईआरटी के सवालों में होता है कि एनसीईआरटी कहती है कि अगर एक एलिफेंट है तो वो एक एलिफेंट को ही जन्म देता है। उसी तरीके से अगर आप किसी मैंगो सीड को अगर आप जमीन में लगाते हैं तो उससे एक मैंगो का प्लांट ही आता है। एनसीईआरटी पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो एलिफेंट है वो कभी मंकी को बर्थ दे दे, या मैंगो का सीड अगर आप लगाएं तो उससे गुआवा पैदा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, एक ये सवाल है। दूसरा एनसीईआरटी सवाल करती है कि मान लीजिए कि एक पेरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, मेल एंड फीमेल, और इनके 4 बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज C1 C2 C3 एंड C4। अब ये चारों बच्चे आपस में दिखने में डिफरेंट है। ठीक है, आपस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं होंगे, कुछ करेक्टर इनके मिलते होंगे, कुछ चेहरा मोहरा आंख नाक कान हेयर्स थोड़े मैच करते होंगे, कुछ मैच नहीं भी करते होंगे। यानी इन चारों बच्चे में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, कुछ बच्चे इनमें से माँ बाप की तरह ज्यादा लगते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो माँ बाप की तरह ज्यादा नहीं लगता, जबकि ये सारे चारों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं। तो एनसीईआरटी में यही सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं लेकिन चारों दिखने में अलग अलग है। कोई बच्चा ऐसा है जो माँ बाप से ज्यादा मैच खा रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका मैच माँ बाप से ज्यादा नहीं खा रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको बायोलॉजी के जिस ब्रांच में मिलेंगे, इन सारे सवालों के जवाब आपको बायोलॉजी की जिस ब्रांच में मिलेंगे उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जवाब ये चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। अब जेनेटिक्स क्या होता है वो समझिए। जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ, अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर आप बुक्स में जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो बुक्स में जेनेटिक्स की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब हम जेनेटिक्स का मतलब ढूंढने चले थे और हमें 2 नए वर्ड मिल गए, कौन कौन से, हेरिडिटी और वेरिएशन। अगर हमें इनका मतलब समझ में आ जाए तो जेनेटिक्स क्या होता है ये समझ में हमें आ जाएगा। देखो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स का पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स का मां बाप से बच्चों में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो अगर एक तो आप हेरिडिटी की स्टडी करें, दूसरा आप वेरिएशन की स्टडी करें। वेरिएशन क्या है कि एक ही मां बाप के
4 बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के क्या हैं 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों में क्या है डिफरेंसेस हैं, चारों आपस में भी डिफरेंस हैं और चारों में पेरेंट से भी डिफरेंसेस हैं। कुछ कैरेक्टर पेरेंट के जैसे लगते हैं, कुछ पेरेंट का कैरेक्टर पेरेंट के जैसे नहीं लगते। तो अगर आप यही हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं तो यही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। क्या आपको अपने ऊपर वाले सवालों के जवाब थोड़े थोड़े मिल रहे हैं? एक एलिफेंट जो है वो सिर्फ बेबी एलिफेंट को जन्म दे रहा है क्योंकि इस एलिफेंट से इस बेबी एलिफेंट में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहला रहा है हेरिडिटी। एक मैंगो सीड जो होता है वो मैंगो प्लांट को ही जन्म देता है क्योंकि कैरेक्टर उस सीड के थ्रू इस मैंगो प्लांट में ट्रांसफर हुए हैं, और ये इसको बोलते हैं हेरिडिटी। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं लेकिन इन चारों में डिफरेंसेस हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और ये बच्चे जो हैं ये अपने माँ बाप से भी डिफरेंसेस हैं, तो ये भी इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज वेरिएशन। और इस हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। सो बेसिकली जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। आई होप कि एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट दें कि आपको जेनेटिक्स क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं। जेनेटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आप हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की स्टडी करते हैं तो यही क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी हेरिडिटी की जगह आपको एक दूसरा वर्ड सुनने को मिलेगा जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। कभी कभी हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों वर्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाके देखें तो इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बेसिक लेवल पे बात करें तो हेरिडिटी और हेरिडिटी की ही जगह एक दूसरा वर्ड यूज हो जाता है जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड यूज होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस ये वर्ड यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखें तो एक माइन्यूट डिफरेंस है, और वो माइन्यूट डिफरेंस ये है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी। मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस होगा ना ट्रांसफर होने का, एक पाथवे होगा, एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा, तो जिस प्रोसेस पाथवे के थ्रू ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उस प्रोसेस या पाथवे को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो समझिए, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी है, लेकिन कैरेक्टर जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस पाथवे के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो प्रोसेस या पाथवे जिसके थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो बेसिकली आप यहां से एज्यूम कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो बेसिस है हेरिडिटी का, यानी अगर प्रोसेस होगा तभी तो काम कंप्लीट होगा, एंड इनहेरिटेंस होगा तभी हेरिडिटी होगी। अगर प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होंगे, और कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगी तो हेरिडिटी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्यों दे रखा है, क्यों बोल रखा है एनसीईआरटी में, ऐसा समझ में आ गया आपको? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी है, लेकिन कैरेक्टर जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस पाथवे के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनहेरिटेंस है। ये माइन्यूट सा डिफरेंस है बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। अब बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों आपस में दिखने में डिफरेंट हैं, वो वेरिएशन है। अब जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंस मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम, ये वेरी करता है। अब सर ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं, ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं बच्चों में, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि किसी में ज्यादा आते हैं और किसी में कम आते हैं? तो जो ये डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा मैच कर रहे हैं, किसी बच्चे में कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं, किसी बच्चे में कैरेक्टर कम मैच कर रहे हैं? तो इसका जो रीजन छुपा हुआ होता है वो बेसिकली छुपा हुआ होता है जब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, जब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आपने की होगी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, बट हम आगे जब वेरिएशन को वेरिएशन वाले टॉपिक को अगर हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, वैसे ही जब फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर कितने अमाउंट में हो रही है, कितने अमाउंट में हो रही है,
जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतने ही ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। तो जिन बच्चों के कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं, कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कम क्रॉसिंग ओवर हुई है। और जिन बच्चों के अंदर कैरेक्टर कम मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई है। यानी क्रॉसिंग ओवर का सीधा सीधा रिश्ता होता है वेरिएशन के साथ। जितना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर हो ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वेरिएशन होंगे और उतनी ही कम क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी। उतनी ही कम क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी। तो किसी बच्चे में अगर सिमिलैरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कम हुई है, और किसी बच्चे के अंदर सिमिलैरिटी अगर कम है तो इसका मतलब उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई है। और आपको पता है कि यही स्पर्म और ओवम आगे मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से ही किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो जायगोट बनेगा स्पर्म और ओवम से, और स्पर्म और ओवम जब बने थे तो उनके अंदर हो गया था क्रॉसिंग ओवर, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, और वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए अभी हम समझते हैं कि हमने आपको बताया था कि कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होना होता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होना वो होता पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफर होना कैरेक्टर का हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन ये जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस पाथवे के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उस पाथवे को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक बार देख लेते हैं कि कैरेक्टर बेसिकली कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखो कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन। साइंस की भाषा में समझिए, कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए स्किन का कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, बाल कैसे हैं, ठीक है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, ये सब कैरेक्टर है। और इसको आप एक इंफॉर्मेशन के तौर पे समझिए। ये कैरेक्टर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर उसकी एक इंफॉर्मेशन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये स्टोर होती है और उस ऑर्गेनिज्म के जीन्स में, या फिर यूं कहिए कि उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में। और जो डीएनए है वो जनरली क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी जो डीएनए होता है आप ऐसे समझ लीजिए कि वो क्रोमोसोम पे होता है, या डीएनए ही क्रोमोसोम बनाता है। तो करेक्टर जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन है जो हम कह सकते हैं जीन में प्रेजेंट होती है, या आप कह दीजिए क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपको पता है कि जब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा कैसे होता है, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्ट होती है जिंदगी, वो जायगोट से होती है। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म में जायगोट जो होता है वो फर्स्ट सेल होती है लाइफ की। अब ये जायगोट बनता कैसे है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, है ना। स्पर्म कहां से आया होगा, फादर से आया होगा। ओवम कहां से आया होगा, मदर से आया होगा। ठीक है, और जो ये स्पर्म या ओवम होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं कि नहीं होते। तो जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहां ट्रांसफर होते हैं, गैमेट्स में ट्रांसफर होते हैं। यानी यही क्रोमोसोम कहां गए होंगे, यही क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर गए होंगे, और ये क्रोमोसोम किसके अंदर गए होंगे, ओवम के अंदर गए होंगे। तो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली जायगोट तक पहुंचती है किसकी हेल्प से, गैमेट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, गैमेट्स की हेल्प से। यानी पेरेंट वाली जो इंफॉर्मेशन थी, पेरेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी कैरेक्टर की, वो इस नई लाइफ में, न्यू लाइफ में किसके हेल्प से पहुंच रही है, इन गैमेट्स की हेल्प से पहुंच रही है। गैमेट्स की हेल्प से पहुंच रही है, यानी कि स्पर्म की हेल्प से और ओवम की हेल्प से पहुंच रही है। ठीक है, और इन स्पर्म और ओवम के पास क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम के पास ही ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाती है, और ये पाथवे जो होता है ये इनहेरिटेंस कहलाता है, और इस इनहेरिटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमनली हेरिडिटी बोलते हैं। अब एक चीज होती है कि सर अगर मान लीजिए किसी के पास जीन है या किसी के पास डीएनए है, मतलब जीन है किसी भी चीज का, मान लीजिए कि किसी के पास टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस का जीन है, तो वो इंसान का जो नेचुरल जीन है, जो माँ बाप से आया है, वो टॉलनेस का जीन आया है। तो क्या ये जरूरी है कि वो बच्चा हमेशा टॉल ही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। जीन के प्रेजेंट होने से वो कैरेक्टर आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आपके माँ बाप इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू अच्छा था, वो जीन आपके अंदर आए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू अच्छा हो। किसी माँ बाप के अंदर टॉलनेस का जीन था, वो बच्चों में ट्रांसफर हुआ, तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा टॉल ही होगा। क्योंकि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ जीन सफिशिएंट नहीं होता। नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ जीन, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ जीन से कुछ नहीं होता, उस जीन का एक्सप्रेशन करना जरूरी होता है। जीन प्रेजेंट है वो मैटर नहीं करता, जीन का एक्सप्रेस होना मैटर करता है, कि वो जीन प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करे। और जीन एक्सप्रेस अपने आप को तब करता है जब उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है।
जब उसको सुटेबल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलता है। तो जीन एक्सप्रेस करेगा तो करेक्टर आएगा, जीन एक्सप्रेस करेगा तो करेक्टर आएगा, और जीन एक्सप्रेस तभी करेगा जब उसको सुटेबल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के अंदर पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्टर आएगा। आप पहले ये देखेंगे कि वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो जेनेटिक करेक्टर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉलनेस के बारे में बात करें, अगर टॉलनेस की बात करें तो मान लीजिए टॉलनेस का जीन है, लेकिन उस बच्चे को खाना पीना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही हैं, तो बच्चा टॉल नहीं होगा। तो सिर्फ जीन का प्रेजेंस होना काफी नहीं होता, एक्सप्रेशन ऑफ जीन का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेस कैसे करता है सर? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये आगे चल के आपकी काम आने वाली हैं। ये एक तरह से बेसिक है, ये एक तरह से थीम है, ये इस पूरे चैप्टर की एक स्टोरी है। और ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी टू द पॉइंट एनसीईआरटी है। ठीक है, तो बस ये है कि मैं भी थोड़ा तुमको पहले बता दे रहा हूँ कुछ चीजें जो आपके आगे आने वाली हैं, ताकि एक कहानी बन जाए, एक थीम बन जाए। तो अब एक बात करते हैं कि सर जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, कैसे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे करेक्टर आता है, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है और कैसे जेनेटिक करेक्टर आता है। तो बेसिकली ऐसे समझो कि ये मान लीजिए आपकी कोई सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में आपका कोई जीन है, या फिर आप कह दीजिए आपका डीएनए है। जीन या आपका कह दीजिए डीएनए है, ये आपका जीन है, या फिर आप कह दीजिए डीएनए। मान लीजिए आपका ये डीएनए है और डीएनए पे ये वाला हिस्सा जो है ये जीन है। ठीक है, ये जीन है आपका। अब इस जीन के पास कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप ये वाला जो हिस्सा है ये मान लीजिए कोई डीएनए है, और डीएनए का ये छोटा सा टुकड़ा था, ये वाला हिस्सा ये जीन है। ठीक है, और इस जीन के पास क्या है? कोई पर्टिकुलर करेक्टर की इंफॉर्मेशन है। इसके पास क्या है? किसी पर्टिकुलर करेक्टर की कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी जो इसके पास है, ये इस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी तैयार करेगा। एक क्या करेगा? एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेगा, डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेगा। और इस इंफॉर्मेशन की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है इसको हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं? एमआरएनए। जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पार्ट था इसके पास इंफॉर्मेशन थी उस कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन थी उसकी इसने क्या की? एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई। क्या बनाई? डुप्लीकेट कॉपी बनाई। और उस डुप्लीकेट कॉपी को हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए को इस न्यूक्लियस से बाहर लाया जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए को लाया गया। अब इस एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन थी उसको रीड किया गया, उसको रीड किया गया, और उस इंफॉर्मेशन को रीड करके एक प्रोटीन बनाई गई। क्या बनाई गई? एक प्रोटीन बनाई गई। और किसी भी प्रोटीन से क्या आता है? करेक्टर आता है। क्या आता है? करेक्टर। इस प्रोटीन से आया करेक्टर। ठीक है, मान लो कि ये किसी कलर की इंफॉर्मेशन थी, एक एग्जांपल लेके चलूं तो ये किसी भी इंसान के कलर की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन को इस एमआरएनए में डिकोड किया गया, इस एमआरएनए को बाहर भेज दिया गया। इस एमआरएनए से प्रोटीन बनी जिसका नाम था मिलेनिन। मान लीजिए मिलेनिन नाम की प्रोटीन बनी। ये एक पिगमेंट है, मान लो मिलेनिन नाम का पिगमेंट बना। अब जिस इंसान के अंदर ये पिगमेंट ज्यादा बनेगा वो उतना ही काला होगा, और जिस इंसान के अंदर ये मिलेनिन कम बनेगा वो उतना ही गोरा होगा। तो कैरेक्टर किससे आ रहा है? इस प्रोटीन से आ रहा है। अगर ये मिलेनिन वाले प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो काला इंसान, कम बनेगा तो गोरा इंसान। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम हाइट का एग्जांपल लेके कर लें, अगर ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन बना रही है तो इंसान टॉल हो जाएगा। अगर ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन नहीं बना रही है या कम बना रही है तो इंसान ड्वार्फ रह जाएगा। तो जो करेक्टर आता है वो किससे आता है? इस प्रोटीन से आता है। प्रोटीन कहां से आती है? एमआरएनए से। एमआरएनए कहां से आता है? जीन से। तो जीन से बनता है बेसिकली एमआरएनए, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर उस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, या फिर आप कह दीजिए एंजाइम, या फिर कह दीजिए पिगमेंट। उस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, एंजाइम या पिगमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो जीन से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन, एंजाइम या पिगमेंट बनना, ट्रांसलेशन। और इस प्रोटीन, एंजाइम या पिगमेंट से आता है कोई भी करेक्टर। तो आपको समझ में आ गया? ये हो गया आपका जीन का एक्सप्रेशन। जीन ने एक्सप्रेस कर दिया और क्या ला दिया? करेक्टर ला दिया। बोलो चमका कि नहीं चमका? कैसा चमक रहा है थोड़ा सा मुझे भी पता चले, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक कमेंट डालें कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं कि यहाँ तक का जो आपको समझाया वो कैसा लगा, या समझ में भी आया कि नहीं आया, ताकि फिर मैं दोबारा एक दूसरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूं जिसमें और आपको अच्छे से समझ में आए। बोलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन में आपको समझाया था मैंने आपको कि वेरिएशन क्या होता है कि एक ही माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हैं और इनमें डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस किसी में ज़्यादा हैं किसी में कम है, यही क्या कहलाता है, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट फर्स्ट सेल होती है और इस जाइगोट से ही क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म से और ओवम से। स्पर्म कैसे बनते हैं, एक प्रोसेस से जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो ओवम बनता है वो एक प्रोसेस से बनता है जिसका नाम है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है। तो जब मेल के अंदर ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम होता है, क्रॉसिंग ओवर। वैसे ही जब फीमेल में ओवम बन रहा होता है तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसको डिटेल में आपने सेल डिवीजन में समझा होगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सपोज कर लिए कि ये आपके क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं ये आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी मैं ये बता देता हूँ ये दो क्रोमोसोम होते हैं जो आपस में जोड़े में रहते हैं और इनके पास सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। क्या होते हैं, सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। सेम जीन होते हैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये दो क्रोमोसोम हैं जो जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं और इनके पास सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। सेम कैरेक्टर के जीन के होते हैं का मतलब ये है कि अगर यहाँ कलर का जीन है तो यहाँ भी कलर का जीन होगा, अगर यहाँ पे टॉलनेस का जीन है तो यहाँ पे भी टॉलनेस का जीन होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए आई कलर का जीन है तो यहाँ पे भी आई कलर का जीन होगा, मतलब सेम कैरेक्टर के जीन आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, ये मान लीजिए आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ये वाले जो इसके दो क्रोमेटिड होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। उसी तरीके से ये दोनों जो होंगे इनको हम बोलेंगे क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं इसलिए आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। वहीं सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। तो जब इस मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो जब इस मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में कुछ डीएनए की एक्सचेंजिंग होती है। क्या होती है, कुछ डीएनए की एक्सचेंजिंग होती है, या फिर आप समझिए कुछ मिक्सिंग होती है, कुछ डीएनए की या कुछ जीन्स की मिक्सिंग होती है। थोड़ा सा डीएनए का टुकड़ा यहां से उठ के यहां जाता है और थोड़ा सा डीएनए का टुकड़ा यहां से उठ के यहां जाता है, इस जगह जाता है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है और इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। अगर आपको इतना डिटेल नहीं समझना है तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो मेल होता है उसके अंदर बनता है स्पर्म, और इस स्पर्म के ड्यूरिंग स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। सिमिलरली फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है, और इस ओवम के बनने के दौरान क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। बस समझ में आ गई। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना ही कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और यही क्या है, रीजन बिहाइंड वेरिएशन। यही क्या है, रीजन बिहाइंड वेरिएशन। वेरिएशन का जो पीछे का जो रीजन है वो यही क्रॉसिंग ओवर है। चलिए, अब जो वेरिएशन होता है ना वो कई तरह का होता है। मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, यानी कोई इंसान दिखने में अलग अलग दिखे, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं दोनों अलग अलग दिखे। एनाटॉमिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल मतलब एक बच्चा जो है उसका लेवर का साइज छोटा है, दूसरा बच्चे का लेवर का साइज बड़ा है। एनाटॉमिकल मतलब अंदर, बाहर से नहीं, अंदर से। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि आप बाहर से क्या देख रहे हैं। तो बाहर से आप देख रहे हैं एक गोरा एक काला है, दैट इज वेरिएशन। एनाटॉमिकली मतलब समझिए एक बच्चा है जिसके अंदर एक का लेवर छोटा है, एक का लेवर हल्का सा बड़ा है उससे, ठीक है, एनाटॉमिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल, किसी की बॉडी सही काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किडनी फेलियर हो गया है, फिजियोलॉजिकल है। साइटोलॉजिकल, अलग सेल अलग अलग बिहेव कर रही हैं या दोनों का बिहेवियर अलग है, एक अच्छा है बिहेवियर में एक बुरा है, ठीक है। तो वेरिएशन जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। देखिए ये वेरिएशन होना ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं वेरिएशन, क्योंकि क्रॉसिंग जब भी गैमेट्स बनते हैं
तो गैमेट्स जब भी बनते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता ही होता है, और जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां वेरिएशन तो होगा ही होगा। तो इसलिए जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे ये वेरिएशन हमेशा प्रेजेंट होता है, और ये जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए एक ही माँ बाप के अगर 4 बच्चे होते तो चारों बच्चे दिखने में एक जैसे होते, वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा बच्चा कौन सा है। तो वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वेरिएशन होता है इसी की हेल्प से एवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन में एक टॉपिक आएगा नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसमें डार्विन कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। अब सोचो, जब सारे लोग ही एक जैसे होंगे तो सबसे बेस्ट कौन होगा, कोई नहीं। सब एक जैसे होंगे, सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक क्लास में आप ऐसे समझिए कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। अगर क्लास में सारे बच्चे सेम लेवल की पढ़ाई कर रहे होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो जो बेस्ट निकल के नहीं आएगा किसी बच्चे का। बेस्ट कब निकल के आएगा, जब एक पढ़ रहा है, फिर दूसरा उससे बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, तीसरा उससे बहुत और ज्यादा पढ़ रहा है। तो जो सबसे सबसे ज्यादा पढ़ेगा, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क करेगा, वो टॉप आएगा, वो फर्स्ट रैंक आएगा। सर्वाइव कौन करेगा, जो फिट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा। तो इवोल्यूशन कब आएगा, चेंजेस कब आएंगे, जब वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन जो है ये एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह काम करता है इवोल्यूशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं चीजें इवॉल्व हो, इवोल्यूशन हो, तो वेरिएशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप विदाउट वेरिएशन बात करेंगे, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कोई इवोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि सारी जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। और जब सारी चीजें जब सेम ही होंगी तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है वो तो कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं। एक चीज और जो समझने की है वो है ये है कि दो ऑर्गेनिज्म कभी भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। दो ऑर्गेनिज्म कभी भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ट्विंस, तो ट्विंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं, एक ही जाइगोट के 2 टुकड़े होके बने हैं, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, उनके जीन्स एकदम जैसे हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया में आए हैं उस टाइम पे इनका बिहेवियर तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, दोनों के बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। या फिर अगर वो भी डिफरेंस नहीं है तो मान लीजिए आप एक को इंडिया में रख लीजिए, एक को वेस्ट इंडीज भेज दीजिए, तो जो वेस्ट इंडीज चला जाएगा उसमें पिगमेंटेशन हो जाएगा, वो थोड़ा काला हो जाएगा। तो दो ऑर्गेनिज्म जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं ट्विंस की अगर हम बात करें तो। हाँ, एग्जैक्टली सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस है। सिमिलर की जब आप बात करते हैं तो आप बेसिक मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, 2 आंख 2 कान 2, ठीक है, 1 नाक, दैट्स सिंपल मॉर्फोलॉजी। सिमिलरिटी है बट आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो होती है वो होती है पॉपुलेशन। अगर आप इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन की जो स्टडी की जाती है वो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे की जाती है। ये आगे इवोल्यूशन वाला चैप्टर आएगा, वहां भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो वेरिएशन है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर याद रखना। वेरिएशन कब होगा, सॉरी इवोल्यूशन कब होगा, जब वेरिएशन होंगी। तो वेरिएशन क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन की जो स्टडी होती है वो पॉपुलेशन पे होती है, ना कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे। जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन के टाइप्स के बारे में, कि वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। तो वेरिएशन जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन वो होता है जो सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्ट वेसमान, ठीक है। तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी और इसमें इन्होंने बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन की वो जो बॉडी होती है उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक तरह की जो सेल होती है उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और दूसरी तरह की जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। हमारी बॉडी की सारी सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सारी सेल्स क्या कहलाती हैं, जर्म सेल, सॉरी, हमारी बॉडी की सारी सेल्स क्या कहलाती हैं, सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। सिर्फ एक ही सेल है जो जर्म सेल कहलाती हैं, वो वाली सेल है जो गैमेट्स बनाएंगी। यानी मेल के अंदर जो स्पर्म बनाएंगी और फीमेल के अंदर जो ओवम बनाएंगी,
इन सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए, इन सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सोमेटिक सेल्स हैं। बात समझ में आई? तो हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो गैमेट्स बनाएंगी, मेल के अंदर स्पर्म बनाएंगे और फीमेल के अंदर ओवम बनाएंगे। अगर आप इन सेल्स को छोड़ दें तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं, चाहे वो आपकी किडनी की सेल हो, चाहे वो आपकी हार्ट की सेल हो, चाहे आपके हेयर की सेल हो, कोई भी सेल हो। तो ऑल सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल क्या कहलाती हैं? सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। तो वो वेरिएशन जो सोमेटिक सेल्स में होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं, वो सोमेटिक वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, और जो वेरिएशन जर्मिनल सेल्स में होते हैं, मतलब जर्म सेल्स में होते हैं, वो जर्मिनल वेरिएशन कहलाते हैं। यानी कोई वेरिएशन अगर सोमेटिक सेल्स में हुआ है तो वो सोमेटिक वेरिएशन कहलाएगा, और जो वेरिएशन जर्म सेल्स में हुआ है वो जर्मिनल वेरिएशन कहलाएगा। अब आपको बताएं कि जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो गैमेट्स से होता है। किससे होता है? गैमेट्स से होता है। और गैमेट्स किससे गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और ये गैमेट्स कहाँ से बनते हैं? ये जर्म सेल से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? जर्म सेल से। तो अगर मान लो जर्म सेल्स में वेरिएशन होगा तो स्पर्म और ओवम में वेरिएशन होगा, और स्पर्म और ओवम में वेरिएशन होगा तो जायगोट में वेरिएशन होगा, और जायगोट्स में वेरिएशन होगा तो जो न्यू बॉर्न है, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें वेरिएशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, वो आगे वाली जनरेशन में जाते हैं। लेकिन जो सोमेटिक वेरिएशन होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, वो आगे वाली जनरेशन में नहीं जाते। मान लीजिए कि अगर आपका कोई हाथ है, इस पे मान लीजिए कोई एसिड अटैक हो गया, या फिर मान लीजिए कुछ भी इंजरी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसके भी हाथ में वही इंजरी होगी। ये सोमेटिक वेरिएशन है, यानी वो वेरिएशन जो सोमेटिक सेल्स में होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी किडनी की पर्टिकुलर किसी सेल में, या आपके ब्लड की किसी भी पर्टिकुलर सेल में कोई दिक्कत हो गई, आपके लिवर के किसी सेल में कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में आपके बच्चे को वो दिक्कत होगी। जो वेरिएशन, ठीक है, तो जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं, जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में प्रोपेगेट नहीं करते या ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन है, अगर कोई ऐसा वेरिएशन है जो जर्म सेल्स में हुआ है तो वो आगे वाली जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अगर सोमेटिक वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जिस जनरेशन में पैदा होते हैं उसी जनरेशन में खत्म हो जाते हैं। खाली मुझ में कोई चेंज आया, मेरी किसी सोमेटिक सेल में कोई चेंज आया, मान लो कि ये मेरी कोई सोमेटिक सेल थी हाथ की, इस पे मान लीजिए कोई रेज पड़ी, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, एक्स रेज पड़ी, तो मेरी इस सेल में कोई चेंज आया सोमेटिक सेल में, तो ये चेंज मेरी इसी जनरेशन में रह जाएगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज या फिर एक्स रेज का अगर मान लीजिए गलती से इंपैक्ट मेरी जर्म सेल पे हो गया, जर्म सेल पे अगर इंपैक्ट हो गया, तो वो जो इंपैक्ट होगा वो जर्म सेल पे अगर कोई असर हुआ है तो वो इंपैक्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो हमारे बर्थ के बाद प्रोड्यूस होते हैं और हमारी डेथ के बाद खत्म हो जाते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो हमें इस दुनिया से मिले हैं और हम इसे इसी दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं, ये कैरेक्टर जो है तो ये आगे ट्रांसफर नहीं होते। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो अर्ली टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क, उन्होंने कहा था कि एवोल्यूशन इस सोमेटिक वेरिएशन पे बेस्ड है, लेकिन ये गलत बात थी, इसलिए लेमार्किज्म जो था वो फेल हो गया था। लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ होता है वो पेड़ पे देखता है कि बहुत ऊपर पत्तियां या फ्रूट्स वगैरह हैं, तो उसको खाने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे लंबा करता है, और ऐसा करने से उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अगर इस दुनिया में आने के बाद हमें मिला है तो वो इसी दुनिया में खत्म हो जाता है, अगर उसने सोमेटिक सेल्स को इंपैक्ट किया है। किसको? सोमेटिक सेल को इंपैक्ट किया। अगर उसने जर्म सेल्स को इंपैक्ट किया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर कोई भी इंपैक्ट हमारे सोमेटिक सेल्स पे हुआ है, सोमेटिक सेल्स पे अगर इंपैक्ट हुआ है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। लेमार्क की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की वो फील्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर मैंने गिटार बजाना सीख लिया, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसको पैदा होते ही गिटार बजाना आता होगा। कुछ कैरेक्टर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एक्वायर करते हैं, तो इस जन्म में आके सीखते हैं और इस जन्म के साथ ही हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लेमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर को बेसिस ऑफ हेरिडिटी बताया था
एग्जाम्पल उसने नेक ऑफ जिराफ, उन्होंने कहा था कि जो जिराफ थे वो गर्दन ऐसे करके ऊंची करते थे पेड़ पत्ते को, फ्रूट्स वगैरह को खाने के लिए, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी गर्दन जो थी वो बड़ी हो गई। तो बट ये फेल हो गई थ्योरी लेमार्किज्म की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर को बेसिस बनाया था। उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर हम एक्वायर कर लेते हैं, जो कैरेक्टर हम सीख लेते हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं ये हम अपने कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए पैदा करते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से आते हैं, किसी चीज़ के यूज़ और डिसयूज से आते हैं, या फिर हमारे कॉन्शियस एफर्ट से आते हैं। अगर मुझे गिटार बजाना आ गया तो वो मेरे कॉन्शियस एफर्ट से आया। अगर मेरा आईक्यू अच्छा है तो मेरा, अगर मान लीजिए मैं मान लीजिए बॉल स्विंग करा लेता हूँ, मान लीजिए मैं बॉलिंग करता हूँ, मैं बॉल को स्विंग करा लेता हूँ, तो ये मेरा बार बार उस चीज़ को यूज़ करना, बॉल को यूज़ करना, कॉन्शियस एफर्ट्स देना, उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब मेरा बच्चा जो पैदा होगा उसको बॉल टर्न करना पैदाइशी आता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोमेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। तो जर्मिनल वेरिएशन वो वेरिएशन है जो आपकी जर्म सेल्स में आएंगे, ठीक है, और ये हमेशा इनहेरिट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, और इनका रोल होगा इवोल्यूशन में, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं और कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहे हैं? कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ वेरिएशंस ला रहे हैं, इसलिए इनका रोल है इवोल्यूशन में, ठीक है। अब जो आपके जर्मिनल वेरिएशन होते हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो स्मॉल वेरिएशंस होते हैं, और ये जो स्मॉल वेरिएशंस होते हैं ये दोनों साइड्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशंस होते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते हैं, यानी ये जनरेशन स्किप नहीं करते, यानी आपके दादा से आपके मदर फादर में आया होगा, आपके मदर फादर से आप में आएगा, आपसे आपके बच्चों में जाएगा। तो वो वेरिएशन जो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, और किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएशन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कलर की बात करूं, जैसे मैं हाइट की बात करूं, तो ये वो वेरिएशन है जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। अब देखो इन वेरिएशंस में थोड़ा बहुत ही क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी इन वेरिएशंस में स्मॉल अमाउंट में चेंजेस होते हैं दोनों साइड, यानी उस करेक्टर की पॉजिटिव साइड भी और उस करेक्टर की नेगेटिव साइड भी। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका एक नॉर्मल कलर है जो कि मान लीजिए व्हीट कलर के होते हैं, वो मान लीजिए कि नॉर्मल कलर है जो वो व्हीट कलर के बच्चे मान लीजिए इंडिया में पैदा होते हैं। अब मान लीजिए रेयरली ही ऐसा कोई होता है कि कोई भी बच्चा एकदम बिल्कुल वेस्ट इंडीज टाइप का पैदा हो जाए, या एक बच्चा बिल्कुल कैसा हो जाए, एकदम अमेरिका जैसा पैदा हो जाए, तो ये थोड़ा सा रेयर होता है, मतलब कम ऐसी मात्रा होती है ऐसे बच्चों की। ज़्यादातर बच्चे जो पैदा होंगे इंडिया में वो इस रेंज में ही पाए जाएंगे, यानी व्हीट कलर में ही पाए जाएंगे। या फिर अगर आप हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट जो इंडिया में रहेगी, मान लीजिए कि अगर वो 5 से 6 फुट की होती है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो लोग होते हैं इंडिया में वो इस हाइट रेंज में ही पाए जाएंगे। बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे जो 7 फुट 8 फुट 9 फुट के होंगे, या फिर कम ही लोग ऐसे होते हैं जो 3 फुट 2 फुट या फिर 1 फुट के रह जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक एवरेज रेंज है, और इस एवरेज रेंज में ही क्या होता है, प्लस माइनस, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम होता रहता है। तो कंटिन्यूस वो वेरिएशंस होते हैं जो हर जनरेशन में पास होते हैं, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करते, और जब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं तो स्मॉल वेरिएशंस पैदा होते हैं दोनों ही साइड कैरेक्टर के, ठीक है। और इसमें एक एवरेज कैरेक्टर आता है और ये हमेशा इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है, और हमेशा परसिस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्लो इवोल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके पास होते हैं। और इसका मैं एग्जांपल लूँ तो किसी पर्सन का शेप, साइज, हाइट और कलर, तो यहाँ क्या होता है, एक एवरेज रेंज होती है, क्या होती है, एक एवरेज रेंज होती है। जैसे मैंने माना था कि इंडिया में जो लोग हैं, मान लीजिए कि उनकी जो हाइट रेंज है वो 5 से 6 फुट है। अब रियली कोई बंदा होगा जो 1 फुट का होगा, या रियली कोई बंदा होगा जो 8 फुट या 9 फुट का होगा, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है इन करेक्टर्स का, जो ग्राफ बनता है कंटिन्यूस वेरिएशन जिन करेक्टर्स में पाया जाता है, उनका जो ग्राफ बनता है वो बेल शेप बनता है, ठीक है, बेल शेप बनता है, यानी ज्यादातर जो लोग होंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे, ठीक है। जब ये वेरिएशन क्यों आता है, तो वेरिएशन का जो रीजन है वो एक सिंपल रीजन होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और जब गैमेट्स किससे बनते हैं, सेल डिवीजन से, और सेल डिवीजन उनमें कौन सा होता है, मियोसिस,
और जब मियोसिस होता है तो उनके अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और यही क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, रीजन होती है वेरिएशन के पीछे। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे। डार्विन जो थे, उनकी जो थ्योरी थी वो इसी कंटिन्यूस वेरिएशन पे बेस्ड थी। ठीक है, डार्विन ने कहा था कि जो इवोल्यूशन होते हैं वो स्लो इवोल्यूशन होते हैं और वो कंटिन्यूस वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और डार्विन की जो थ्योरी थी वो आज तक भी मतलब सक्सेसफुल है। ठीक है, एक वेरिएशन तो ये था कंटिन्यूस वेरिएशन, ये भी सही होता है। एक वेरिएशन और एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। यानी तो कंटिन्यूस वेरिएशन तो वो वेरिएशन थे जो हर जनरेशन में पास होंगे। कलर है, हर जनरेशन में पास हो रहा है, और टॉलनेस का करेक्टर है या डार्कनेस का करेक्टर है, मान लीजिए वो जनरेशन में पास हो रहा है। लेकिन कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या पर्टिकुलर स्पीसीज में पहली बार दिखे, सडनली अपीयर हुए। तो इस तरह के वेरिएशन जो कंटिन्यूसली नहीं चले आ रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, बट एक पर्टिकुलर जनरेशन में दिख गया। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जनरेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, मान लीजिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई भी ऐसी जेनेटिक डिसीज है, सोरियासिस है, ठीक, कोई भी ऐसी जेनेटिक डिसीज है जो पहले से किसी जनरेशन में थी नहीं लेकिन पहली बार पैदा हो गई। अभी पहली बार पैदा कैसे होती है, तो मान लो देखो हमारा जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे जो भी करेक्टर होते हैं वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। मान लो हमारे जीन्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो आप म्यूटेशन को बिल्कुल ऐसे समझिए कि कोई डिसऑर्डर हो गया। इस म्यूटेशन को आप अभी मतलब इस जीन में कुछ चेंजेस हो गए, आप इसको ऐसे समझिए कि जीन में क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गए, और उस चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं बेसिकली। तो जीन्स में मान लीजिए क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गए जिसके वजह से जो जीन था वो नॉन फंक्शनल हो गया। कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, और जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। तो अब जीन में म्यूटेशन हो गया तो मतलब वो करेक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई एक इनएक्टिव जीन था, मान लो वो एक्टिव हो गया इस म्यूटेशन की वजह से, कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। तो मान लीजिए इसके एक्टिव होने से कोई डिसीज प्रोड्यूस हो गई। तो यानी वो चीज जो पहले किसी जनरेशन में नहीं थी सडन अपीयर हुई, ठीक है। तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं ये सडनली अपीयर होते हैं किसी भी जनरेशन में। और फिर ये अब जब सडन अपीयर होते हैं दोनों चांसेस होते हैं। अगर ये जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत माइनर है तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर ना हो, और ट्रांसफर हो तो ऑब्जर्वेबल ना हो। मान लीजिए ये जीन जो इनएक्टिव था ये एक्टिव हो गया, बट इसकी वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो इफेक्ट्स जो हैं वो मतलब इग्नोर्ड कर सकते हैं आप उन्हें, मतलब उससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो वो इनहेरिट हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर इससे हमारी बॉडी को फर्क पड़ता है और तभी इनहेरिट हो रहे हैं तो हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशंस की वजह से जो चेंजेस आए हैं, जो एक नया कैरेक्टर आया है, वो इनहेरिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और मान लीजिए कि इनहेरिट हो भी रहा हो बट आप ऑब्जर्व ना कर रहे हो क्योंकि वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये वाले जो वेरिएशन आते हैं डिसकंटिन्यूअस, जो सडनली अपीयर होते हैं कहीं पे, इसका जो रीजन होता है वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द जीन। आपके जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें, या फिर जीन का जो कंपोनेंट्स हैं, या जो भी जीन में क्या है ओवरऑल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है पॉलीटेक्टाइली, मतलब 5 से ज़्यादा फिंगर्स अगर किसी के अंदर हो जाती हैं। बैगीटेक्टाइली, किसी की जो फिंगर्स हैं वो शॉर्ट हो रही हैं, ठीक है। एनकनसीप, शॉर्ट लेग। एनकनसीप मतलब वो भीड़ जिनके पैर नॉर्मल भीड़ के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, शॉर्ट लेग सीप्स, ठीक है। अब तो हागोडीवरीज जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था इवोल्यूशन का, उनका जो कंसेप्ट था वो इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे बेस्ड था। उन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन होता है वो इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से होता है, और उन्होंने अपनी बातें प्रूव की थी एक प्लांट के अंदर जिसका नाम था ओएनोथेरा लेमार्कियाना। तो अब तक हमने तो वो 3 कंसेप्ट पढ़े थे। एक तो लेमार्क का कंसेप्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन है वो सोमेटिक वेरिएशन पे बेस्ड है। सोमेटिक वेरिएशन मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर पे। ये गलत था क्योंकि सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही नहीं होते, ठीक है। तो ये तो इनका इवोल्यूशन का कंसेप्ट गलत था। 2 कंसेप्ट और आए, एक डार्विन का जो कंटिन्यूअस वेरिएशन पे बेस्ड था, ये भी सही था, और एक दूसरा ये हागोडीवरीज का, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का था, ये भी सही था। तो अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में दोनों ही चीजें मानी जाती हैं कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से भी हो रहा है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से भी हो रहा है। कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब वो करेक्टर जिनमें वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन प्रोड्यूस होता ही है, करेक्टर और जैसे लाइक स्किन कलर, हाइट वगैरह। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वो वेरिएशन जो सडनली अपीयर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन देखो, आज के टाइम में अगर इवोल्यूशन के बारे में बात करो तो दोनों ही कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं कि इवोल्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से भी होता है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से होता है। यानी हागोडीवरीज और डार्विन दोनों के कंसेप्ट आज के टाइम में वैलिड है। वेरिएशन का रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो होता है
वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सबसे मेन रीजन होता है वेरिएशन का। बाकी सब इसके कंपोनेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस हो रहा होगा तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। आप लिख देते हैं बहुत सारे रीजन, बट मेन रीजन यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की थी वेरिएशन के बारे में। अब हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर लें। एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि जो ह्यूमंस थे उनको इस वेरिएशन के बारे में बहुत पहले से पता था, बट इनके पीछे की जो साइंटिफिक अप्रोच है, इसके पीछे के जो जीन के कंसेप्ट हैं या जो डीएनए के कंसेप्ट हैं या क्रोमोसोम की कंसेप्ट है, ये सारी बात उनको नहीं पता थी। लेकिन उन्हें ये बात तो पता थी कि जो वेरिएशंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पीसीज में। ये मानते थे कि मान लीजिए कोई भी गाय है एक, ठीक है, वो मान लीजिए मिल्क अच्छा देती है, क्या देती है, मिल्क अच्छा देती है। दूसरी एक गाय है या बैल है या गाय है जो गाय है जो मिल्क अच्छा नहीं देती। ठीक है, मिल्क अच्छा नहीं देती, बट ये डिसीज रेजिस्टेंट है। कैसी है, डिसीज रेजिस्टेंस है। यानी ये एक काऊ की स्पीसीज है जो डिसीज रेजिस्टेंस है, मिल्क अच्छा नहीं देती बट डिसीज रेजिस्टेंट है। और ये एक मिल्क की स्पीसीज एक काऊ की स्पीसीज है जो मिल्क ज़्यादा देती है। तो यहाँ ये मिल्क ज़्यादा अच्छा दे रही है बट डिसीज रेजिस्टेंट नहीं है। और ये वाली जो स्पीसीज थी ये मिल्क अच्छा नहीं दे रही है बट डिसीज रेजिस्टेंट है। तो ये क्या करते थे, नेचुरली मेटिंग कराते थे। यानी इस वाली काऊ की इस वाले ऑक्स से क्या कराते थे, मेटिंग कराते थे। तो मेटिंग करा के जो न्यू काऊ पैदा होती थी वो मिल्क भी अच्छा देती थी और डिसीज रेजिस्टेंट भी होती थी। यानी वेरिएशंस के बारे में जो ह्यूमंस थे उनको बहुत पहले से पता था कि वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस का इस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इनके फायदे उठाए थे। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट। जो नेचुरली प्रेजेंट वेरिएशंस थे उन्होंने उसका यूज किया, इस्तेमाल किया, और उसी से उन्होंने क्या बनाई थी, एक काव बनाई थी जिसका नाम था साहिवाल काव इन पंजाब। वो इन्होंने ऐसी तैयार की थी। तो इस वेरिएशन का जो बेनिफिट है, ये जो ह्यूमंस थे वो बहुत पहले से ले रहे थे, बट इन्हें उस टाइम पे इसके पीछे की जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो नहीं पता थी। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।